दुनिया का सबसे बर्बर आतंकवादी संगठन, दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन। पहले जब उसने सीरिया के एक हिस्से पर कब्जा किया तो दुनिया सोती रही। आगे बढ़कर उसने इराक के एक बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। उसके बाद भारत में भी आईएसआईएस के झंडे फहराए जाने लगे और अब बीजेपी के अपने नेता कह रहे हैं ये अच्छा है कि सरकार जाग रही है, आईएसआईएस के खतरे को समझ रही है। भारतीय नौजवानों की भर्ती भी क्या आईएसआईएस में होने लगी है, इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लिहाजा आज गृह मंत्रालय के गृह सचिव ने देश के कई राज्यों के पुलिस मुखियाओं के साथ ऐसे ही खतरों को समझने के लिए बैठक की। सूत्रों की माने तो इस बैठक में आईएसआईएस से निपटने की रणनीति पर विचार हुआ। एक अखबार ने भी आईएसआईएस के भारत कनेक्शन को लेकर कई खुलासे किए थे। देखेंगे ये रिपोर्ट विस्तार से और उसके बाद शुरू करेंगे बड़ी बहस। जरा इन तस्वीरों को देखिए। जो बात न माने उसे सरेआम जला देना, जिंदा गर्दन रेत देना, बस्ती की बस्ती उजाड़ देना, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों का कत्लेआम करना। यह है इराक और सीरिया के कई इलाकों पर कब्जा कर चुके उस आईएसआईएस की सच्चाई जिससे दुनिया हैरान है। अब जरा 31 जुलाई की इन तस्वीरों को देखिए। श्रीनगर में आईएसआईएस और पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। जाहिर है तस्वीरें चिंता में डालने वाली हैं। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नौजवानों पर आईएसआईएस का क्या असर हो रहा है। देश की खुफिया एजेंसियां इस सवाल का जवाब लगातार तलाश रही हैं। सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी उनकी खास नजर है। एजेंसियों को लगता है कि आईएसआईएस देश के नौजवानों को बरगलाने में जुटा है। इसी को लेकर शनिवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। इसमें केंद्रीय गृह सचिव, 12 राज्यों के डीजीपी समेत आईबी और रॉ के अधिकारी भी शामिल हुए। खुफिया एजेंसियों ने इस बात की चिंता जताई है कि पिछले कुछ महीनों में आईएसआईएस के आतंकियों ने भारत के युवाओं में जहर घोलने की कोशिश की है। अगर इस पर जल्द से जल्द लगाम नहीं लगाया गया तो आने वाले दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, असम और पश्चिम बंगाल आईएसआईएस के निशाने पर हैं। सूत्रों के मुताबिक बैठक में आईबी अधिकारियों ने बताया कि कैसे देश के कुछ युवा आईएस की विचारधारा की चर्चा कर रहे हैं। यही नहीं, चिंता इस बात पर भी जताई गई कि देश के अंदर कुछ ऐसे संगठन काम कर रहे हैं जो युवाओं को आईएसआईएस से जोड़ने में मदद कर सकते हैं। Joining of ISIS is a worldwide phenomenon, not limited to India alone, but even extending to those countries which are by nature Christian, who are by nature white-skilled. मीडिया में आ रही तमाम खबरों की माने तो आईएसआईएस भारतीय नौजवानों की भर्ती में इंडियन मुजाहिदीन की मदद ले रहा है। सोशल साइट्स, ट्विटर और फेसबुक के जरिए भी आईएसआईएस भारतीय नौजवानों को गुमराह कर रहा है। पिछले एक साल में तेलंगाना के 17 नौजवानों को आईएसआईएस में भर्ती होने से रोका जा चुका है। खुद गृह मंत्रालय ने माना कि भारत से 11 नौजवान आईएसआईएस में भर्ती होने जा चुके हैं। आईएसआईएस के निशाने पर ज्यादातर 20 साल की उम्र के आसपास के नौजवान हैं। सवाल यह है कि क्या केंद्र और राज्य सरकारें इस बड़े खतरे से निपटने के लिए मिलजुल कर काम कर पाएंगी? एहतशाम खान, दिल्ली, IBN 7। और अब आपको याद दिला दें आज का बड़ा सवाल। आज का हमारा सवाल है, क्या आईएसआईएस के खिलाफ रणनीति बनाने में सरकार देर कर रही है? क्या आईएसआईएस के खिलाफ रणनीति बनाने में सरकार देर कर रही है? हाँ के लिए टाइप कीजिए IBN 7 स्पेस Y, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस N और अपनी राय हमें 51818 पर SMS कर दीजिए। आईएसआईएस के भारत पर मंडराते खतरे पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास, सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद राशिद फिरंगी महली, बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह
सब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी के पास आ रहा हूं। ये बताएं, आज जो बैठक हुई उसके बारे में क्या चीजें हैं जो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि आईबी चीफ का बैठना, रॉ के चीफ का बैठना, गृह सचिव का बैठना, देश के 12 राज्यों के डीजीपी का सबका एक साथ बैठकर बैठक करना और यह सोचना कि देश के युवाओं को कैसे आईएसआईएस से बचाया जाए, क्या फैसला किया गया जीवेल नरसिम्हा राव साहब? देखिए, इसमें क्या फैसला हुआ, क्या क्या इससे नतीजे निकलाए, जो इसमें क्या क्या विषय सार्वजनिक हो सकता है, वो गृह मंत्रालय के तरफ से इस प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन सरकार इस विषय को लेकर, आईएसआईएस के जो थ्रेट को लेकर गंभीर है और इस आज से नहीं, करीब 6-7-8 महीने से अलग अलग राज्यों में जिस प्रकार युवा को, खासकर मुस्लिम समुदाय के युवा को रेडिकलाइज करने की जो कोशिश हो रही है, उस पर सरकार की तरफ से पूरी तरह नजर बनाई हुई है। तो इसलिए अचानक आज कोई मीटिंग हो रहा है, इसके पहले कोई सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं थी। ये बेबुनियाद होगा ऐसा कहना। और सरकार इस खतरे को समझती है और इसको हम बहुत जल्दी, बहुत अर्ली हमने इसको किसी प्रकार रोकने से हमने बहुत कदम उठाए हैं। और ऐसे युवा जो आईएसआईएस में शामिल होने के लिए, वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए जो हैदराबाद से, मुंबई से, कर्नाटक से जाने वाले थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया, बहुत पहले ही उनको रोका गया। तो मैं समझता हूँ सरकार की स्ट्रैटेजी बहुत सही है और आगे आने वाले समय में इस पर किस प्रकार हम पूरी तरह हम कंट्रोल कर पाए, ये इसके लिए सरकार पूरी तरह जीवेल नरसिम्हा राव साहब हमारे साथ ही रहे। इस वक्त हमारे साथ मीम अफजल साहब भी हैं, कांग्रेस के नेता हैं और साथ साथ राजनयिक रह चुके हैं। खास तौर पे अफ्रीका और एशिया में जो बड़े बदलाव हो रहे हैं, होते रहे हैं, इसको समझते हैं। मीम अफजल साहब, एक चीज जो अभी खुल के नरसिम्हा राव साहब नहीं बोल पाए और जो मुझे इजाजत है बोलने की सूत्रों के मुताबिक उस बैठक से, वो ये कि कैसे जो हमारे देश के युवा हैं उनके साथ कांटेक्ट करके और साथ ही साथ धर्मगुरुओं को साथ लेके आईएसआईएस के खतरे से देश को बचाया जाए, देश के युवाओं को बचाया जाए। लेकिन सबसे पहले तो आपका अपना असेसमेंट क्या है? आईएसआईएस क्या एक बड़ा खतरा है या सिर्फ कुछ युवा कभी कभी ये झंडे लेके खड़े हो जाते हैं, इतना ही खतरा है? देखिए, पहली बात तो है कि झंडे लेकर जो खड़े हुए उनको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आपको वहीं पर रोकने की ज़रूरत थी। जम्मू कश्मीर में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, पाकिस्तानी झंडे, उसके बाद आईएसआईएस के झंडे, और वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की और पीडीपी की सरकार है, और मैं समझता हूँ कि वो उसको रोकने में कतई तौर पर, पूरे तौर पर नाकाम सी दिखाई देती है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा आईएसआईएस का ख़तरा। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान शायद गिन करके एक एक आदमी से भी अगर बात करेंगे तो वो आईएसआई से नफ़रत करता है। ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, और ये इस्लाम और मुसलमानों की छवि बुरी तरह से बिगाड़ने का काम कर रही है। और ये लोग ना तो इस्लाम के नुमाइंदे हैं और ना ही मुसलमानों के नुमाइंदे हैं, और इन्होंने जिस तरह से लोगों को मारा है और जिस बर्बरियत का मुजाहरा कर रहे हैं, मैं तो इनको इंसान भी मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, मुसलमान तो बहुत दूर की बात है। इस तरह का कोई ख़तरा भारत के लिए हो, मैं समझता हूँ हम सबसे पहले इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। शायद सरकार को नहीं, हमको ज़्यादा लड़ना की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र करूँगा जो उन्होंने अमेरिका में दिया था, और उन्होंने भी ये कहा था कि भारत के मुसलमान आतंकवादियों के साथ कभी नहीं जा सकते, ना उनके साथ हैं। जाहिर है प्रधानमंत्री अगर इस देश के ऐसा बोल रहे हैं, उनके पास तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, तमाम ज़राए हैं ये बात जानने की कि हिंदुस्तान का मुसलमान कहीं इससे मुतासिर तो नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है, अभी हमारे कुछ धर्मगुरु भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी आपको जब बोलेंगे तो आपको उनका व्यू समझ में आएगा। यकीनन ये लड़ाई सरकार के साथ साथ मुसलमानों को भी लड़नी है। मैं आपके चैनल के ज़रिए से कह रहा हूँ कि इससे भी लड़ने की ज़रूरत है, और उनको पहले आगे बढ़ कर के लड़ना होगा। सरकार तो शायद बाद में आएगी।
बहुत खूब। लेकिन मीम अफजल मैं एक साहब, बात जरूर कहूंगा जी 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 जी, कि सरकार को ऐसे माहौल में काम करना चाहिए कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग भी करें वो नौजवानों के अंदर। उनको ये एहसास ना हो कि सरकार उनके ताल्लुक से दूसरी चीज़ों को लेकर के शायद अनदेखी करती है। मैं इस वक्त बिल्कुल सियासी बयानबाजी नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी के साथ एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश का मुसलमान इस देश के साथ है, सबके साथ है, और उसी में उसकी भलाई है। उसके अलावा उसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। बहुत सारे लोग शायद समझते हों कि इस तरह की किसी गतिविधियों से उनको कहीं कोई फ़ायदा होने वाला है। मेरा मानना है कि रत्ती बराबर न पहले कभी फ़ायदा हुआ है, न आज हुआ है, और न कल होगा। मीम अफजल इसलिए साहब, इससे लड़ने के लिए बहुत खूबसूरत बातें सबको बोली हैं। एक साथ आने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल दिल से आपकी एक एक बात निकली है। आप जिस तरह से बोल रहे थे समझ में आ रहा था, और इसीलिए अब मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास के साथ। जो सेटअप किया है मीम अफजल साहब ने, उसके आगे बढ़ते हैं। मौलाना साहब, इराक के अंदर आप देखें अगर, तो जिस तरह से इस्लाम के नाम पर ही नहीं, सुन्नियों के नाम पर शियाओं का कत्लेआम किया गया, जिस तरह से गले काटे गए, वो पूरी दुनिया ने देखा है। क्या भारत के मुसलमान एक अलग मिसाल पेश कर सकते हैं दुनिया के सामने? शिया सुन्नी लगातार साथ खड़े रहे हैं यहां पे, और इस वक्त जो आईएसआईएस की बड़ी थ्रेट है, बड़ा खतरा है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? युवाओं से आप बात करते होंगे। देखिए, आईएसआईएस इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आईएसआईएस हिंदुस्तान जो है वो आईएसआईएस से महफूज है। पूरी तरीके से ये इराक के अंदर और सीरिया के अंदर बेरहमों की, बेखताओं के कत्लेआम करने के बाद में हिंदुस्तान के अंदर बहुत तेजी से ये अपने पैर पसार रहा है। इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सीरियसली अपना रोल प्ले करना चाहिए है और सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए है। हमारे ऊपर जो इराक में जिस तरीके से हमें कत्ल किया गया, सीरिया में जिस तरीके से हमें कत्ल किया गया, सिर्फ इसलिए कि ये शिया हैं और इनका खून हलाल है। ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ये शिया हैं, इनका खून हलाल है, एक शिया मारोगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी। इस तरीके से इनके जहनों को डाइवर्ट किया जा रहा है, इस तरीके से इनके जहनों को पूरी तरीके से मोड़ा जा रहा है। लिहाजा इस सिलसिले में सबको एक साथ खड़े होने की जरूरत है। अगर से इस वक्त सब एक साथ नहीं खड़े होंगे तो पूरी दुनिया जो है वो दो भागों में तकरीबन बढ़ चुकी है। और आप देखिए, पूरी तरीके से जितना भी आतंकवाद पनप रहा है, जितना भी आतंकवाद फैल रहा है, उसके अंदर जो लोग सामने आ रहे हैं, ये सब वहाबी टेररिज्म है, ये सब वहाबी आतंकवाद है। मैं खुल के कहता हूं, मैं कभी ये बात कहने से डरता नहीं हूं। पूरी दुनिया में जितना भी आतंकवाद है, ये वहाबियत की देन है। इसके अंदर सऊदी अरब की फंडिंग है, और पाकिस्तान के जिस तरीके से इसके अंदर आर्मी इस्तेमाल हो रही है बैकडोर से, पूरी तरीके से ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बनता चला जा रहा है। सवाल ये है कि एक छोटा सा असलहा खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती है। आज क्या बात है कि आईएसआईएस के लोग और उनके लोग पूरी जैसे वेल ट्रेन आर्मी की तरह पूरी तरीके से टैंक लिए हुए, अपने साथ में पूरी आर्मी, पूरे जवान लिए हुए मुल्कों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, शहरों के ऊपर कब्जा कर रहे हैं, बेखताओं का खून बहा रहे हैं। क्या यह है इस्लामी स्टेट? क्या आप इस्लाम का क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ने यही मैसेज दिया है? क्या उनके सक्सेसर ने यही मैसेज दिया है जो आप मैसेज दे रहे हैं? आप क्रिश्चियंस को मार रहे हैं, आप शियों को मार रहे हैं, आप बेखताओं का खून बहा रहे हैं। बल्कि इसी बात को लेकर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। मौलाना यासूब अब्बास साहब साथ ही रहे। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब हमारे साथ हैं। जी जी जी, बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूं, और यहां से आ रहा हूं कि ब्रिटेन में, फ्रांस में 16 साल की, 17 साल की बच्चियां एक दिन अपने परिवार के साथ बैठती है और अगले दिन परिवार को पुलिस आकर बताती है कि आपकी बेटी टर्की पहुंच चुकी है और वहां के रास्ते से अब सीरिया घुसी है या इराक घुसी है, और वहां और युवा जो गए हैं पहले से उनके साथ पहुंच गई है। ऐसे बच्चों को कैसे बचाएंगे? आईएसआईएस में भारत से भी लोग गए हैं। देखिए, हम ये समझते हैं कि जो आईएसआईएस का मूवमेंट है वो कतई तौर पर, जैसे मीम अफजल साहब ने कहा, कि कतई तौर पर रिलीजियस या मजहबी मूवमेंट नहीं है।
मजहब इस्लाम का उसका कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये पर एक अपील तो है, एक अपील है, उनकी कोशिश ये है फिरंगी वली साहब, उनका जी उनकी कोशिश तो यही है कि इस्लाम के नाम पे लोगों को भड़काया जाए, सुन्नियों के नाम पे भड़काया जाए, और फिर चाहे वो हजारा हो, वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, वो इंसान नहीं है, चाहे वो शिया हो, चाहे वो बोहरा हो, चाहे वो अहमदिया हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन, फिर सबको मारो। ये बड़ा खतरा है। देखिए जो सऊदी अरब के बारे में बात बारे में बात कही गई है, वो बिल्कुल ही बेहुदा और गलत और बेबुनियाद बात है। फिरंगी वाली साहब किस आधार पे बोल रहे हैं? पूरी दुनिया जानती है अमेरिका और सऊदी अरब ने पहले ये कोशिश की ISIS को खड़ी करने की, कैसे कह रहे हैं आप सऊदी अरब से कुछ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल गलत, ये बात बिल्कुल गलत है कि सऊदी अरब का कहीं से इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी परसों तेहरान में सुन्नियों की एक मस्जिद शहीद की गई है। फिरंगी वली साहब, एक मिनट, ये गंभीर मुद्दा, अगर आप गलत प्रेमाइज से ही शुरू करेंगे, अगर आप गलत प्रेमाइज से शुरू करेंगे तो कहां पहुंचेंगे? नहीं, ये बात गलत नहीं, देखिए ये बात गलत है। आपने इससे पहले आपने इससे पहले यासूब अब्बास को पूरी बात कहने का मौका दिया। उन्होंने सऊदी अरब पर और सुन्नियों को टारगेट किया। इसके हम सख्त अल्फाज में सुन्नियों के खिलाफ नहीं कहा उन्होंने। ये जो पूरा मूवमेंट चल रहा है, इसका मकसद ही यही है कि नहीं, बिल्कुल उन्होंने कहा, उन्होंने सऊदी अरब को डोमिनेटेड कंट्री। नहीं, सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, मैं लखनऊ में बैठ के बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो शियों पर जुल्म हो जो रहा कुछ है, भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, वो अमेरिका और ईरान मिलकर कर रहा है सऊदी अरब को तबाह और बर्बाद करने के लिए। और जहां तक हमारे मुल्क हिंदुस्तान का ताल्लुक है, तो हिंदुस्तानी मुसलमान कतई तौर पर ISIS या इंडियन मुजाहिदीन या इस किसी किस्म की तहरीक से कभी ना। फिरंगी वली साहब, ये बात तो आपने सही कही। थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि पूर्व DGP प्रकाश सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आ रहा हूं। अच्छा, आप बात पूरी करें जी। आखिरी बात यह है कि अगर कभी भी हिंदुस्तानी मुसलमानों को टेररिज्म को उनको सपोर्ट करने का जर्रा बराबर भी उनके दिल में जगह होती, तो कश्मीर की मिसाल सबसे बड़ी है कि कश्मीर के बाहर किसी भी हिंदुस्तानी मुसलमान ने जो कुछ भी कश्मीर में गैर कानूनी हरकतें होती हैं उसको सपोर्ट नहीं किया है। इस वजह से इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज को हम ये समझते हैं मुसलमानों की तरफ से पूरी तरीके से ये एतमाद और यकीन होना चाहिए कि इंशाअल्लाह इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो इस तहरीक से ना कभी वाबस्ता हुए और ना इंशाअल्लाह जो भी किया जाए सही जो हो रहा है उसके आधार पर किया जाए। इसलिए मैं यहाँ पर ला रहा हूँ प्रकाश सिंह जी को। प्रकाश सिंह जी, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में बेसिस क्या होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका एनालिसिस कि जैसे धर्मगुरु है दो हमारे साथ में इस वक्त, यासूब साहब और फिरंगी महली साहब, इनको पहले थोड़ा सा आपकी सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव ऑब्जेक्टिवली क्या है? देखिए, इस्लामिक स्टेट जिस तरह से अपने पंख फैला रहा है दुनिया में, ये सारे विश्व की शांति के लिए बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। ये केवल मिडिल ईस्ट में नहीं बल्कि इधर एशिया में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर जगह इसका असर देखने को आ रहा है। ऐसा नहीं कि इस्लामिक स्टेट के फुट सोल्जर्स सब देश में पहुंच रहे हैं, पर जगह जगह जो इसकी आइडियोलॉजी से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो जैसा कि कहा जाता है कि लोन वुल्फ की तरह फिर अटैक कर रहे हैं। तो इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से अभी देखिए लेटेस्ट जो हमला हुआ है अभी ट्यूनीसिया में, फ्रांस में, कुवैत में, सब एक जगह हमला हुआ और करीब 70 आदमी एक ही दिन मारे गए। और ये इस्लामिक स्टेट की आइडियोलॉजी से ही ये लोग प्रभावित थे। उसके पहले इजिप्ट में एक बड़ी घटना हुई थी साइनाई पेनिनसुला में, वहाँ 70 आदमी मारे गए थे। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए ऐसे तो दुनिया भर के लिए बड़ा ख़तरा है। जहाँ तक भारत का सवाल है, देखिए आइडियोलॉजिकली इससे काफ़ी लोग प्रभावित हो चुके हैं। भारत सरकार का जो आकलन है वो थोड़ा सा उसे कम करके दिखाते हैं। यूएस की अभी कंट्री रिपोर्ट ऑन टेररिज्म निकली है, उसमें इस बात को लिखा है, उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि यद्यपि भारत सरकार के अनुसार बहुत कम लोग इस्लामिक स्टेट की ओर आकर्षित हुए हैं या इसको ज्वाइन किए हैं, परंतु भारत को इस संभावना को नहीं नकारना चाहिए कि भारत में बहुत बड़ी आबादी मुसलमानों की है और इसका अगर एक बहुत कम प्रतिशत भी अगर इस्लामिक स्टेट की ओर आकर्षित हुआ तो वो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है। इसलिए भारत सरकार को उन्होंने आगाह किया है कि इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव की संभावना को हमेशा आप अपने नज़र में रखिएगा। प्रकाश सिंह जी ने इस खतरे को जितना ऊपर
अब स्टेटस दिया है और ऐसा और भी विशेषज्ञ हैं जो कह रहे हैं। साथ ही साथ दुनिया के दूसरे देश, खासतौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस भारत को चेता रहे हैं, आईएसआईएस से सावधान रहिए, जो आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा खतरा है। सारे मेहमानों के पास आऊंगा एक एक बार 30-30 सेकंड के लिए। सबसे पहले नरसिम्हा राव साहब आपके पास। आकाश जी, देखिए ये आईएस का जो काफी एक भयानक एक संस्था के रूप में उभरा है, बट लेकिन ये सारे आतंकवादी जो संस्थाएं हैं, आतंकवादी जो संगठन है, वो सारे कहीं ना कहीं उनके तार मिली हुई है। तो आप देखिए उसमें कहीं ना कहीं ये अलकायदा से निकले लोग इसमें शामिल है, टॉप पोजीशंस पर है इस आईएस में। इसीलिए बाकी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब इनमें सम्मिलित हो गए हैं, इनमें मर्ज हो गए हैं, और आईएसआई जैसे संस्थाओं का भरपूर समर्थन है। तो इसलिए खतरा है, इसको नहीं नकारा जा सकता है। और इस खतरे से कैसे हम बचे, इसके लिए पूरी तरह सरकार कई महीनों से इस पर काम कर रही है। और जैसा आपने पहले भी कहा कि रेडिकलाइजेशन को, जो रेडिकलाइज्ड यूथ है ऑलरेडी, उनको कैसे रेडिकलाइज किया जाए, उनको अरेस्ट करने के बजाय उनको कैसे उनको सही तरह की ट्रेनिंग दिया जाए, सही तरह की मोटिवेशन दिया जाए, ताकि इन कार्यक्रमों में आगे जाकर आईएस में शामिल ना हो। इसके लिए सरकार की तरफ से और सभी राज्यों को आग्रह करके एक स्ट्रैटेजी के रूप में बनाया गया है। और मैं उम्मीद करता हूं ये सारे स्ट्रैटेजियां बिल्कुल हमें समर्थन करेंगी। वैसा माहौल भी है देश में। ठीक, तो यासूब साहब 30 सेकंड आपके। यासूब साहब, क्योंकि आप इराक में देखकर आए ये खतरा। यासूब साहब जी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इराक के अंदर जिस तरीके से खतरा है, सीरिया के अंदर जिस तरीके से खतरा है। मैं इराक भी गया, मैं सीरिया भी गया, और मैंने जाके देखा, आप यकीन मानिए कि किस तरीके से वहां खौफ और हिरास की जिंदगी लोग गुजार रहे हैं पूरी तरीके से। आईएस पूरी तरीके से छाया हुआ है और ये हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से पैर पसार चुका है। और किस तरीके से वहां बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है। अगर से वो ये देखते हैं, उनको ये महसूस होता है कि ये शिया हैं, जाहिर जा रहे हैं, अगर से बाई बस जाहिर जा रहे हैं पाकिस्तान से वाया ईरान इराक जा रहे हैं, तो उतार के देख के उनको मारते हैं। वो पीठ को बस छुरियों का मातम करते हैं, उनके कपड़े उतारते हैं और उतार के देखते हैं कि अगर मातम के निशान है तो वो उनको जिंदा जला देते हैं, उनको कत्ल कर देते हैं, उनको मारते हैं। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हमारी बात न कोई कहने वाला है, न कोई सुनने वाला है, और हमारे ऊपर जुल्म पर जुल्म होता चला जा रहा है। सवाल ये है कि हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं। मेरे पास समय समाप्त हो रहा है, सबके पास मैं जाना चाह रहा था, लेकिन एक बड़ा खतरा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बाकायदा आगे भी इसको हम डिस्कस करेंगे। इस वक्त मेरे पास समय पूरा हो रहा है। सभी मेहमानों का विशेष धन्यवाद। और अब आज के सवाल पर जो हमारे दर्शकों की राय है वो भी देख लीजिए। हमने सवाल आज ये पूछा था, क्या आईएसआईएस के खिलाफ रणनीति बनाने में सरकार देर कर रही है? और इसके जवाब में आज बहुत सारे जवाब मिले हैं। 86%, 86% दर्शक कह रहे हैं हाँ, जितना बड़ा ये खतरा है उसके खिलाफ रणनीति उतनी बड़ी बनी नहीं है। सिर्फ 14% लोगों का कहना है नहीं। ये गंभीर बात है और सरकार को और साथ ही साथ देश भर में हम सबको समझने की जरूरत है।